नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथोस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है वर्क इथोस इन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम आज डायमेंशंस की बात करेंगे। डायमेंशंस यानी विस्तार, पहलू, पैमाना किसी चीज को मेजर करने के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। थ्योरेटिकली एथिक्स की हिस्ट्री की बात करें तो मैनेजमेंट में वर्क एथिक्स का कॉन्सेप्ट 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी के शुरू के जो बिगिनिंग के जो स्कॉलर्स थे मैक्स वेबर, उनकी राइटिंग से विकसित हुई, जिन्हें हम अक्सर वेस्टर्न सोसाइटी में कैपिटलिज्म की सफलता का क्रेडिट भी देते हैं या फिर दिया जाता है, जो आगे जाकर प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक यानी PWE के नाम से जानी गई। देखिए, अच्छे के लिए हो या भलाई के लिए, वो भी सबकी राइट। स्पेशली काम पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी की को तो शुरुआत करनी पड़ती है, राइट। हाँ, समय जरूर लगता है पर सबको समझ भी आती है और एक्सेप्टेंस भी मिलती है। फिर जब आपको हर एक्सेप्टेंस मिल गई तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता, किसको? सक्सेस को, राइट। वेबर ने वर्क कमिटमेंट के मूल्य को हाईलाइट किया यानी उस पर प्रकाश डाला और यह सवाल उठाया कि क्यों कुछ लोग काम को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरों के कंपैरेटिवली अधिक ईमानदार, विवेकशील दिखाई देते हैं। कई सालों तक तो प्रोफेशनल बिहेवियर साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का मुख्य विषय रहा है, यानी आप कह सकते हैं फोकस कंसंट्रेशन का जो टॉपिक था वो वहीं पे नजर आया, राइट। काफी देर तक वो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक रहा, जबकि कुछ पिछले वर्षों में साइकोलॉजिकल लिटरेचर ने इस मुद्दे पर कुछ खास बात नहीं की है, जिससे क्या होता है, क्लैरिटी का होना बहुत मुश्किल है कि इसकी जरूरत है भी या नहीं, राइट। जबकि प्रैक्टिशनर्स यानी जो रिसर्चर्स हैं इस बारे में चिंता व्यक्त कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, लेकिन उसका कुछ कोई फायदा नजर आता उनको नजर नहीं आ रहा है। शायद पहले की स्टडीज से क्लियर रिजल्ट ना मिलने की वजह से रिसर्चर्स ने इस फील्ड में रिसर्च को कंटिन्यू रखने से मे बी शायद वो डिस्करेज हो गए हैं, राइट। ऐसा हाँ इसलिए भी हो सकता है कि शायद हर इंडिविजुअल डायमेंशन को पूरी तरह से स्टडी ना किया हो। देखिए, कुछ भी हो सकता है, रिसर्च तो यही बताती है। कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कई बार क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलने की वजह से हम उस चीज को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं, राइट। इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं अगर हम एथिक्स की हिस्ट्री की बात करें, राइट। अगर हम बात करें 7 डायमेंशंस, देखिए मैक्स वेबर के कॉन्टेक्स्ट में वर्क एथिक्स को समझने के लिए हमें उसे अन्य दूसरे कामों से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से अलग करना होगा या करना चाहिए, क्योंकि इससे मिक्स एंड मैच जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। इस उद्देश्य को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें 2002 में जो मिलर के जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उन मेजर्स को अपनाना होगा। और जो ये मेजर्स हैं वो MWEP यानी मल्टी डायमेंशनल वर्क एथिक प्रोफाइल जो वेबर से एसोसिएटेड है, जिसमें 7 डायमेंशंस होती हैं, जो कि हमें जो आपको सामने बुक स्क्रीन पर बुक लिखा हुआ नाम नजर आ रहा है उसमें मिलती हैं, जो अभी आपके सामने नेम मेजर मेंशन हुआ है। देखिए, हमने करियर स्टेटस को सामान्य क्लासिफिकेशन के रूप में यूज किया है, उसका उपयोग किया है, जिसके अंतर्गत हमें 2 तरह की पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट किया है हमने, राइट। जिसमें पहली है वर्कफोर्स प्रोफेशनल, यानी वह काम करने वाले लोग जो पूरी तरह से प्रोफेशनल हैं, और दूसरे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, राइट। देखिए, MWEP को इसीलिए यूज किया गया ताकि जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उनको हम ऑपरेशन में ला सकें, उनको काम में लाया जा सके। तो जो ये 7 डायमेंशंस ऑफ वर्क हैं वो कुछ इस तरह से हैं: सेल्फ रिलायंस, मोरालिटी और एथिक्स, लेयर, हार्ड वर्क, सेंट्रलिटी ऑफ वर्क, वेस्टेज टाइम और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। ये है हमारे पास 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ जो हमें मैक्स वेबर के वर्क के अकॉर्डिंगली हमें मिलती हैं, जो 2002 तक उन्होंने वर्क। तो चलिए फिर ऐसा करते हैं, इन सभी डायमेंशंस को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। और जिसमें सबसे पहले है सेल्फ रिलायंस यानी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, यानी अपने ऊपर निर्भर होना। देखिए, सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भरता है उन लोगों के लिए स्पेशल फॉर्म में विवेकपूर्ण यानी प्रूडेंट हो सकती है जो अभी तक अपने करियर में एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, राइट। क्योंकि ऐसे में यह पॉसिबिलिटीज भी होती हैं कि उन पर एस्टेब्लिश
प्रोफेशनल्स के कंपैरेटिवली अधिक बारीकी से नजर रखी जाएगी या रखी जा सकती है, राइट। यह उनके लिए जरूरी हो सकता है या फिर हो जाता है कि इंडिपेंडेंटली काम करने की कुशलता को, कैपेबिलिटी को वो जल्दी से जल्दी उसको प्रदर्शित कर सके, स्पेशली वह माहौल जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस माहौल जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच लॉन्ग टर्म्स कमिटमेंट को वीक करता है, राइट। देखिए, जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच जब लॉन्ग टर्म में रिलेशन बनता होता है तो हमें जो उस चीज को वीकन करने वाली पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कहते हैं, हमें उनको कहीं ना कहीं खत्म भी करने होते हैं। क्या होता है, कुछ लिटरेचर यह भी बताते हैं कि यंग पीपल इस नए एनवायरनमेंट को समझते हैं और यह भी एक्सेप्ट यानी स्वीकार करते हैं कि उन्हें सेल्फ रिलायंस होना कितना जरूरी है। उदाहरण के लिए करियर में सेल्फ रिलायंस के कॉन्सेप्ट्स को असेस करने वाले कॉलेज, असेस मींस जो उनको मेजर करते हैं, राइट, करने वाले कॉलेज के सीनियर्स के एक सैंपल में यह पाया गया है कि जो जो ट्रेडिशनल करियर पाथ्स हैं वो पुरानी बात है और आजकल के मॉडर्न टाइम में करियर में सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंट टाइम और स्ट्रेटजीज के जो पाथ्स हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, सभी स्टडीज में स्टूडेंट्स के बीच सेल्फ रिलायंस की इच्छा नहीं पाई गई है। देखिए, हमने स्टडीज बहुत सारी किए हैं, कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सेल्फ रिलायंस की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा अवेल हमें नजर नहीं आई है, राइट। अमेरिका में भी कुछ ऐसी स्टडीज की फाइंडिंग्स में यही पाया गया है कि स्टूडेंट्स एक नई कम्युनिकेशन आइडियोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस से दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखिए, ऐसा होता है ना बच्चा, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडीज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है, अपने पर डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप प्रोफेशनल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें नजर आएंगी, लेकिन स्टूडेंट्स लेवल पर नजर नहीं आती। अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, जब स्टूडेंट्स लेवल पर वो आत्मनिर्भर नहीं होना चाहते हैं तो आगे जाके क्या वो प्रोफेशनली उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, दैट्स नॉट श्योर, राइट। जैसे अभी हमने बात करी ना कि कॉलेज और स्टूडेंट्स में हमें बहुत ज्यादा नजर चीजें नहीं आ रही हैं, राइट। अगर हम नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो वो है मोरालिटी यानी एथिक्स, राइट। देखिए, मोरालिटी की बात करें तो यह एक लैटिन शब्द है जो मोरालिस से विकसित हुआ है, लेकिन एथिक्स शब्द जो है वो बेसिकली ग्रीक से जुड़ा हुआ शब्द है। लूजली ट्रांसलेटेड के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है चरित्र का निर्माण करना यानी कैरेक्टर को बनाना, राइट। रीति रिवाज या फिर व्यवहार के मुद्दों से यह अधिक संबंधित होता है, हमारे कस्टम, हमारा कल्चर, बिहेवियर एंड ऑल दैट, राइट। ओकेजनली जो मोरालिटी यह डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है कि लोग कैसे एक्ट करते हैं, जबकि एथिक्स व्यवहार के यानी हमारे बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स की स्टडी को डिफाइन करता है, स्पेशली राइट और रॉन्ग के रूल्स। मींस हमें यह जानने में हेल्प करता है कि क्या सही है क्या गलत। एथिक्स और मोरालिटी दोनों टर्म्स एक दूसरे के स्थान पर उनको यूज किया जा सकता है। बेसिकली जो लोग एक्ट करते हैं और या फिर सिंपल में कहें तो पीपल एक्ट और एक्सपेक्टेड टू एक्ट, ठीक है कि नहीं, या तो लोग एक्ट कैसे करते हैं या आप उनसे किस तरह एक्ट करने की उम्मीद करते हैं, इन दोनों को रेफर करता है। मींस लोग कैसे एक्ट करते हैं या फिर आप कैसे चाहते हैं कि वो एक्ट करें। वर्क एथिक्स की स्टडी में मोरालिटी और एथिक्स को मोरल एग्जिस्टेंस और न्यायपूर्ण में विश्वास को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे कंबाइन किया गया है। इन दोनों को इसीलिए एक जैसा रखा गया है क्योंकि जो हमारी मॉरल एग्जिस्टेंस है और जो हमारा जो बिलीफ है कि जो हमारा हमें लॉ मतलब हमारी चीजें जो है वो हमें सही जस्टिस मिलेगा, राइट। इन दोनों के रिजल्ट लाने के लिए ही इन दोनों को कंबाइन किया गया है। स्टूडेंट्स के साथ एथिक्स लिटरेचर पर एक सब्जेक्ट की तरह इसमें काफी ध्यान दिया गया है एज अ सब्जेक्ट, राइट। जैसे ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स को सब्जेक्ट के रूप में इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ तक कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं ताकि हम कुछ नया बदलाव ला सकें। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में सर्वे से ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट्स में मॉरल रीजनिंग और मॉरल डेवलपमेंट में काफी विकास हुआ है। कॉलेज के एक्सपीरियंस को हम मेजर प्रभाव डालने वाले के रूप में जानते हैं और पहचानते भी हैं, राइट।
देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स को वैल्यूज के रूप में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये अच्छी बात है। देखिए, एथिक्स को एजुकेशन के थ्रू ही हम पॉजिटिवली इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। जैसे कि एक स्टडी में यह भी दिखा गया कि कॉग्निटिव अप्रोच का जो जो पुलिस ट्रेनीज हैं, जो हमारे पास जो पुलिस के जो ट्रेनी होते हैं, जो पुलिस सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं और उसको ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो क्रिमिनल जस्टिस के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, पॉजिटिव अप्रोच लेकर प्रोफेशनली एथिक्स को पढ़ाया और समझाया जाता है तो वह पॉजिटिव अफेक्ट ही करेंगी, यह ऑब्वियस सा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो वो है लेयर यानी फुर्सत, फ्री टाइम। यानी फ्री टाइम में आप जो है वो काम को किस तरह से कर सकते हैं। मीन्स ऑफिशियली काम की छुट्टी, जो आपका प्रोफेशनल टास्क है उससे आप फ्री हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या करते हैं। देखिए, फेल्डमैन और हॉर्निक के अकॉर्डिंगली ऐतिहासिक रूप से जागने के घंटों को इस तरह से बनाया गया है कि मतलब जिस टाइम पे हम लोग जाग रहे हैं, राइट, इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें से कुछ समय में से जो है वो वर्किंग टाइम को माइनस करें तो हमारा लेयर का टाइम, फुर्सत का पल काउंट होता है, राइट। फिर उसे आप फ्री टाइम भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो नॉन वर्किंग टाइम के बराबर है, राइट। जो फेल्डमैन और हॉर्निक ने 1981 में जो अपना बुक लिखा, उसमें हिस्टोरिकली अगर हम उसको माने तो देखिए, लेयर की बात करें या फिर उसके लेयर के बारे में, देखिए बहुत सारे कुछ एक्सपर्ट्स की जो सोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑब्वियस सी बात है, सबकी सोच अपनी अपनी होती है। जैसे शमीर और रस्किन के अकॉर्डिंगली वर्क लेयर के रिलेशन को समझने के लिए लेयर पोटेंशियल यानी संभावना, लेयर एक्टिविटी एक्टिविटी यानी क्रिया, और लेयर पोटेंशियल यानी उसकी नीति के बीच में क्लियर डिफरेंस यानी अंतर जानने की आवश्यकता होती है कि ये तीन चीजें कैसे, इनसे कैसे डील किया जाए, किस तरह की हैं ये। जिसमें पाकर ने 1981 में लेयर पोटेंशियल को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि यह वह फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिसमें कोई व्यक्ति जो भी जब भी करना चाहे कर सकता है। और एक्टिविटी के बारे में यह कहा गया है कि नॉन वर्किंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, राइट। और लेयर ओरिएंटेशन, जिसमें नॉन वर्किंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की इच्छा होनी शामिल है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में कहे तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेयर का सही मीनिंग लेयर ओरिएंटेशन में ही काउंट होता है, यानी व्यक्ति नॉन वर्किंग एक्टिविटीज में पार्ट करने की इच्छा रखता है, लेकिन कई बार देखिए आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज में चाह कर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो वह है हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। इस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में हार्ड वर्क एक ऐसा विश्वास है जिससे कोई भी एक बेहतर इंसान बन सकता है, और साथ ही साथ काम की वैल्यूज और इम्पोर्टेंस से कमिटमेंट के थ्रू अपने एम को, गोल्स को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। वैसे भी हार्ड वर्क से हम सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। मिलर ने 2002 में यह भी कहा है कि जो इंसान हार्डवर्क के प्रति कमिटेड होता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है, इंडिविजुअल एम को पा सकता है और बेहतर इंसान बन सकता है, बेटर पर्सन। 1978 में बुखोल्स ने कुछ अलग ही अंदाज में हार्डवर्क को बयान करते हुए कहा है कि सफलता की इच्छा और धन संपन्नता को एकत्रित करने की इच्छा जैसे इंडिविजुअल पर्सनल एम को पूरा करने की जिम्मेदारी खुद उसकी है, किसी और की नहीं, चाहे वो मेल है या फीमेल, राइट। फर्नहैम ने यह पाया कि जो व्यक्ति प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स के ठेकेदार होते हैं, यानी उनको झंडा लेके उनको घूमते रहते हैं, यानी उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, वह पूरी तरह से हार्ड वर्क से कमिटेड होते हैं। बुखोल्स ने 1978 में यह भी पाया कि यह वह विश्वास प्रणाली है जिसका मार्क्सिस्ट रिलेटेड और दूसरी ह्यूमैनिस्टिक प्रणालियों से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि यंग और ओल्डर एम्प्लॉयज की हार्डवर्क के लिए कुछ अलग सोच हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, जनरेशन भी अलग अलग हो गई ना, इसलिए उनके बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज भी अलग अलग हो सकते हैं। मिलर ने 2002 में यह पाया कि उसके स्टूडेंट्स में वर्कफोर्स के कंपैरेटिवली हार्डवर्क का स्कोर बहुत कम है। देखिए,
जब ये रिसर्चेस की जाती हैं तभी हमें समझ में आता है कि किस में कितना हार्डवर्क करने के लिए पूरा जज्बा है और वो हार्डवर्क से कमिटेड है। नेक्स्ट डायमेंशन है सेंट्रलिटी ऑफ वर्क, मीन्स वह इम्पोर्टेंस जो इंसान अपने काम करने के अवसर को, मौके को देता है। यह मुआवजे की यानी कॉम्पनसेशन की आवश्यकता या फिर उसकी इच्छा से परे है, परंतु लेकिन यह अपने आप को पहचानने में एक अहम रोल भी प्ले करता है। प्रायर और डेविस की स्टडी के अनुसार सेंट्रलिटी ऑफ वर्क 3 अवधारणाओं पर डिपेंडेंट है, यानी कॉन्सेप्ट्स जो हैं जिन पर वो डिपेंडेंट है, राइट। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि यह एक विश्वास है कि काम अच्छा है और यह हमें डिग्निटी यानी गौरव प्रदान करता है। दूसरा यह कि इसमें व्यक्ति नॉन वर्क एक्टिविटीज के कंपैरेटिवली सेंट्रलिटी ऑफ वर्क की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। और तीसरा, काम में भावात्मक रुचि और यानी आपका जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा फुल ऑफ फीलिंग्स होता है, राइट। और प्रक्रिया के लिए पैशन यानी पैशन फॉर द प्रोसेस, राइट। इस तरह के जो क्वेश्चन है अभी भी लोगों के मन में आ रहे हैं कि प्रायर और डेविस की स्टडी के जो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में वो कुछ खास जो रिलेशन है एक दूसरे में सेट नहीं कर पाए। देखिए ये कुछ स्टडीज तो लोग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आप जो स्टडी से समझ आ रहा है, जो उसका कंक्लूजन निकला है, उसका जो निचोड़ निकला है, निष्कर्ष निकला है, आप लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन जब वो आप स्टडीज पढ़ते हैं तो आपको, जब आप उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि जो ये उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं उसमें कोई वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। ये रिसर्चेस और सर्विस के अकॉर्डिंगली ही हमें ये चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो वो है वेस्टेड टाइम। वेस्टेड टाइम के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसका एक एंड इस बात को बताता है कि टाइम मैनेजमेंट के प्रति हाई कमिटमेंट जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है, और दूसरा एंड टाइम मैनेजमेंट के प्रति कम इंटरेस्ट शो करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक एंड पर हाई इंटरेस्ट है, कमिटमेंट है, और दूसरे पर लो कमिटमेंट है, राइट। हर्मन के अनुसार समय का कुशल और कंस्ट्रक्टिव यूज एक स्ट्रॉन्ग कार्यनीति के अकॉर्डिंग होता है, और मड्रैक के अनुसार काफी देर तक यही समझा जाता रहा कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सही प्रयोग है वो समय का करके ही होता है, राइट। अगर हम समय का सही यूज करेंगे ही तभी हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी होगी। डैम्बो और ईटन के अनुसार समय का खराब मैनेजमेंट और देरी प्रोडक्टिविटी में रुकावट के रूप में जाना जाता है। अगर आप समय का सही यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी में रुकावट आएगी ही आएगी। समय की बर्बादी और खराब प्रदर्शन चाहे वो स्टूडेंट्स के द्वारा हो या फिर वर्कफोर्स के द्वारा हो, वह देरी से ही अफेक्टेड होता है। देखिए, कामों में टाल मटोल करना अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए सही टाइम की मात्रा को अंडर एस्टिमेट करना, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए समय और एफर्ट में इन्वेस्ट ना करना, किसी काम को करने में देरी करना या टालना, इन सबसे या तो समय बर्बाद होता है या फिर हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है। देखिए, काम में आप टाल मटोल करेंगे, आज नहीं अभी चलो घंटे बात कर लेंगे, आज अभी तो बहुत टाइम है, डेडलाइन जो है हमारी हमारा भी बहुत दूर है। इस तरह के जब हम टाल मटोल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होती ही है। नेक्स्ट और लास्ट डायमेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन जिसे आप बोलते हैं, वो है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। देखिए, ग्रेटिफिकेशन का अर्थ है सुख, खुशी यानी सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन में देरी फ्यूचर में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, शॉर्ट टर्म के रिवार्ड्स को इग्नोर करने के लिए पॉसिबिलिटीज को वो शो करती है। यह इंडिविजुअल की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वह क्या सिलेक्ट करना चाहता है। दैट इज, देखिए ना, हमने करना है कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं, राइट। ये 2 तरह की स्टडीज के अकॉर्डिंगली बताया गया है। एक है जॉय एंड विट की 1992 में और दूसरी है रेनल्ड्स की 2005 में, राइट। देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अलग अलग ऑथर्स ने संतुष्टि की देरी को अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया है, जो स्टूडेंट्स और वर्कफोर्स पर बेस्ड स्टडी पर डिपेंडेंट है। ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि अलग अलग ऑथर्स ने किस तरह से डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन को अपने वर्ड्स में
एक्सप्लेन किया है, राइट। चलिए इन इम्पोर्टेंट डायमेंशंस के अलावा कुछ और डायमेंशंस पर भी नजर डाल देते हैं जो कम इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। और वो जो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट वन हमारे पास काउंट होती है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वह ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का हो सकता है, राइट। वो जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट जो होता है, वो एजेंडा जो होता है, वो उसके एम्प्लॉयज का हो सकता है। एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के हितों को सिक्योर करने के लिए होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अधिक प्रोडक्टिविटी के थ्रू और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करके ही उसको सिक्योर कर सकते हैं। उन्हें इस संबंध में अपना बेस्ट लगाना चाहिए, राइट। वर्क एथिक्स थ्रू एप्रोप्रिएट सिस्टम, यानी सही सिस्टम, सही नीतियां, नियम, पुरस्कार प्रणाली। देखो आपको रिवार्ड सिस्टम भी शुरू करना होता है, जैसी वर्क एथिक्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। वर्क एथिक्स की क्लैरिटी अधिक उद्देश्यपूर्ण हो सकती है। वर्क एथिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, सही संचार प्रणाली। सही कम्युनिकेशन सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन की तरह काउंट किया जाता है। सही कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क एथिक्स को बढ़ावा देता है और प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू किसी भी गलतफहमी को, अविश्वास को या किसी भी डाउट को दूर किया जा सकता है। देखिए अभी हमने डायमेंशंस तो पढ़ ली, ये कुछ अभी हमने कुछ डायमेंशंस पढ़ी जो जरूरी हैं, लेकिन वो 7 पिछली डायमेंशन से जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दे आर काउंटेड एज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, राइट। ये थी हमारी डायमेंशंस वर्क इथोस की। आई होप क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं वर्क इथोस के नए लेक्चर में, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।